लेंसकार्ट बहुत ही ट्रेंडिंग नाम है। पूरे इंडिया भर में अगर आप देखोगे जितने मीम पेजेस हैं, जितने ट्विटर अकाउंट्स हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं, वो इस टाइम पे लेंसकार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इसका एक बहुत ही सिंपल रीजन है, वो है आईपीओस। अब आईपीओस तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेंसकार्ट क्यों डिस्कस हो रहा है? तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जब शार्क टैंक के जो जज होते हैं उनके आईपीओज, उनके जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो क्योंकि पीयूष बंसल की कंपनी है ये, तो ऑफ कोर्स फेमस तो होना ही था। एंड 2010 में उन्होंने शुरू किया था, तब से लेकर काफी बड़ी जर्नी की है। करीब 7,000 7,500 करोड़ का ये इशू है। तो आईपीओ के बारे में एक अच्छा रिसर्च हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको क्या करना चाहिए? क्या इतना हाइप है, इतनी चर्चा चल रही है, तो इस टाइम पे आपको बाय कर लेना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझ के रखना चाहिए? क्या लिस्टिंग पे फायदा हो सकता है अगर आज लेके लिस्टिंग पे बेच दें, या फिर अवॉइड करना चाहिए, किसी और प्राइस का वेट करना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में अभी मिल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल एंड मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में, जो एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च फर्म है। एंड यहां पर हम एनालिसिस लेकर आए हैं लेंसकार्ट के आईपीओ का। और हमारा गोल ये है कि हम सिंपल भाषा में आपको समझा पाए कि कंपनी के क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या बिजनेस है, कितना इन्होंने किया है, आगे क्या प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, और इसके बेसिस पे आप किस तरीके से इस कंपनी से पैसा कमा सकते हैं, इससे बच करके या इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करके। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप इसके आउटकम तक पहुंचना चाहते हैं और अगर आप ये डिसीजन अभी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले लेंसकार्ट 2010 में शुरू की गई है। 2010 में लेंसकार्ट ने शुरुआत की। पीयूष बंसल इसके फाउंडर थे और उनका गोल था कि आईवेयर को ऑनलाइन लेकर आना। तो ऑनलाइन बिजनेस ऑफ कोर्स उस टाइम पे ट्रेंड था, फ्लिपकार्ट, अमेजन। 2010 ऐसा टाइम था जब हर चीज हम लोग ऑनलाइन शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे ऑनलाइन, लेकिन इसे लाना इतना ईजी नहीं है, ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट करना इजी नहीं है। तो उन्होंने एक ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। इसका मतलब हम लोग ऑनलाइन भी रहेंगे लेकिन अब हम स्टोर्स भी खोलेंगे। तो लेंसकार्ट को कहीं ना कहीं पिवट करना पड़ा और ऑफलाइन स्टोर्स भी खोलने पड़े। तो कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई कि अगर आप सिर्फ ऑनलाइन करना चाहते थे तो आप अब इतने बड़े मॉडल पे क्यों आ रहे हो जहां आपको एक एक जगह पे स्टोर्स खोलना है। बट ये भी फेयरली सक्सेसफुल है, क्योंकि तो आज अगर आप देखोगे तो लेंसकार्ट के पास करीब 2,800 स्टोर्स हैं और इसमें से 670 स्टोर्स इंडिया से बाहर हैं और बाकी के स्टोर्स करीब 2200-2300 स्टोर्स इंडिया में हैं। तो ये काफी सक्सेसफुल डेटा लगता है। 2800 स्टोर्स खोलना वो भी कोई आम बात नहीं है। और कंपनी का दावा है कि वो करीब 23,000 रुपए कमाती है पर स्क्वायर फुट एनुअली। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो हर एक स्टोर पर स्क्वायर फुट 23,000 रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर आपके आसपास, घर के आसपास कोई 2,000 स्क्वायर फुट का स्टोर है जो लेंसकार्ट का है, इसका मतलब वो करीब करीब 4.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है एक साल में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिटेबिलिटी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो लेंसकार्ट इंडिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर है आईवेयर में और एशिया में भी नंबर 2 पर आता है ये। तो इनका जो कंपटीशन है वो 77% कंपटीशन अनऑर्गेनाइज है। तो पूरे मार्केट का 77% किसके पास है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास है। वो छोटी दुकानें हैं, आई की जो छोटी क्लिनिक्स हैं, स्टोर्स हैं, जो आपको चश्मे बेच रहे हैं छोटे छोटे शहरों में या बड़े शहरों में भी, उनका डोमिनेशन है। लेकिन कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है लेंसकार्ट को, क्योंकि अकेले सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज प्लेयर वही है। दूसरा, इनका 70% का ग्रॉस मार्जिन होता है प्रोडक्ट पे। क्यों? क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं। 70% अगर आप प्रोडक्ट ग्रॉस मार्जिन कमा रहे हो तो आपको अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग अपने हाथ में रखनी होगी। और इनके जॉइंट वेंचर है चाइनीज कंपनीज के साथ भी। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है इनके पास कि ये खुद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं काफी कुछ। तो यहाँ पे ये बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का गेम खेल पा रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। एक एडवांटेज ये भी है कि अब एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छा ये रेवेन्यू गेन कर सकते हैं, क्योंकि इनके 670 स्टोर्स इंडिया से बाहर हैं। तो दिस इज अ वेरी बिग डील कि इंडिया की एक कंपनी जो आईवेयर कंपनी है वो फॉरेन कंट्रीज में जाकर के compete कर रही है और अच्छा खासा ग्रो भी कर रही है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। ये चीजें क्वालिटेटिव थी जो हमने डिस्कस की, और छोटी मोटी हमने कुछ क्वांटिटेटिव चीजें भी डिस्कस की हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हो इनका पर स्टोर पर स्क्वायर फीट रेवेन्यू क्या रहता है। टोटल रेवेन्यू कंपनी ने इस साल किया है करीब 6,700 करोड़ का। कंपनी कह रही है कि हमारा जो अपर बैंड, आईपीओ का अपर बैंड है 402 रुपए पर शेयर का, इसके हिसाब से हमारा वैल्यूएशन होना चाहिए करीब करीब 70,000 करोड़। प्रॉफिटेबिलिटी की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी तक सिर्फ एक साल ऐसा रहा है आईपीओ से पहले का जब इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की और प्रॉफिट यहाँ पे डिस्क्लोज किया। इन्होंने प्रॉफिटेबल रहे बट इट्स वेरी मिनिमल, ना के बराबर रहे। एंड ये भी आगे कंटिन्यूड रहेगा नहीं रहेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो
सेल्स का 10 गुना मांग रहे हैं ये, किस चीज के लिए? अपने कंपनी के लिए। जो ये सेल्स कर रही है 6,700 करोड़ का, ये कह रहे हैं करीब 68-69,000 करोड़ का मेरा वैल्यूएशन होना चाहिए कंपनी का। अब लोग इससे खासा नाराज हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद शार्क टैंक पे जज हैं और काफी क्रिटिसाइज करते हैं स्टार्टअप्स को जब वो वैल्यूएशन की बात करते हैं, जरा सा भी रिच वैल्यूएशन मांगते हैं पीयूष बंसल जी से या शार्क टैंक के दूसरे जजेस से। तो लोगों को एक तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, थोड़ा हिपोक्रेसी लोगों ने यहाँ पॉइंट आउट करने का कोशिश किया। साथ में कुछ महीनों पहले पीयूष बंसल ने कुछ स्टेक कंपनी में खरीदा था लोन लेकर के 200 करोड़ का, और वहां से वैल्यूएशन सिर्फ कुछ ही महीनों में 6-7 गुना हो गया है। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि इतने महीनों में आपने 6-7 गुना सस्ते दाम पर कंपनी के 200 करोड़ के शेयर्स लिए और अब इतने महंगे पे आप कैसे बेच रहे हो। तो लोगों को एक ये चीज भी पसंद नहीं आ रही है, जिसको उन्होंने डिफेंड भी किया ये कह के कि वो ऑलरेडी काफी कुछ डाइल्यूट कर चुके हैं। और ऑफकोर्स जिस कंपनी को जो आदमी चला रहा है, लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका स्किन इन द गेम हो, और वो तभी होगा जब उसके पास भी अच्छे खासे शेयर्स हैं। तो ये उनका पॉइंट था कि हमारा क्योंकि काफी स्टेक डाइल्यूट हो चुका है, तो इसीलिए हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड किया। और ऐसा हमने कई बार करते हुए देखा है स्टार्टअप्स के फाउंडर को, क्योंकि आजकल के जमाने में अगर आप देखोगे वैल्यूएशन चेज किया जाता है, रेवेन्यू चेज किया जाता है, प्रॉफिट के पीछे लोग नहीं भागते हैं, और डायल्यूशन काफी ज्यादा होता है। चाहे आप किसी भी स्टार्टअप ले लो, ऐसी स्टोरी रही है उसकी। तो वैल्यूएशन काफी ओवर वैल्यूड लग रहा है लोगों को। इवन जो इन्होंने छोटा सा प्रॉफिट भी डिस्क्लोज किया उसका 250 गुना है। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये आ जाता है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा रिस्क आपके इन्वेस्टमेंट का यही है कि आप बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे लेंसकार्ट को खरीदोगे अगर आप इस टाइम पे खरीदते हो, एंड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट उन्हें देने होंगे सस्टेन करने के लिए जो वैल्यूएशन इन्होंने आपसे मांगा है वो। तो आपको बहुत ही ज्यादा भरोसा है इनके बिजनेस पे, बहुत ही ज्यादा आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप तभी ऐसे बिजनेस पे पैसा लगाओ इस वैल्यूएशन पे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप सोच रहे हो, तो ये एक आपका कंसर्न रहना चाहिए कि इतना अच्छा वैल्यूएशन अगर आप पे कर रहे हो ऑलरेडी, तो आगे अच्छे रिजल्ट्स भी आए तो आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो सकता। दूसरा, अगर आप देखोगे तो इस टाइम पे जो बड़ा कंसर्न आ जाता है वो यही आ जाता है कि प्रॉफिटेबिलिटी आप कैसे कर पाओगे। आप अब ऑफलाइन स्टोर्स भी खोल रहे हो, आप ऑनलाइन भी कर रहे हो एक्सपेंशन, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी तरीके से हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, सस्टेन हो पाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। और बहुत सारे स्टार्टअप्स के साथ ऐसा देखा गया है। बट इसके आगे एक एडवांटेज भी है कि सिर्फ ये सिंगल प्लेयर है इस लेवल पे जो इंडिया में प्ले कर रहे हैं इस बिजनेस में। आप कह सकते हो कि ये इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। टाइटन भी आईवेयर करता है, लेकिन वो सिर्फ 10% हिस्सा है उनका, और बाकी जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो 77% है, बट वो इकट्ठा नहीं है इनसे लड़ने के लिए। तो जो स्ट्रेंथ इनके पास है मार्केटिंग में, ओवरऑल ब्रांडिंग में, इस लेवल पे कोई भी नहीं कर रहा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग एंटरटेन कर रहे हैं इस वैल्यूएशन को, एकदम से रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो कंपनी 2000 करोड़ के आसपास इस इश्यू में से अपने कंपनी में वापस री इन्वेस्ट करना चाहती है, उस पैसे को कंपनी में ही लगाना चाहती है एक्सपेंशन के लिए, जैसे कि लीज पर नए स्टोर्स खोलना, नए स्टोर्स में इन्वेस्ट करना, टेक को थोड़ा और इंप्रूव करना, इन चीजों में जाएंगे 2000 करोड़ के करीब। लेकिन बाकी जो 5000 करोड़ से ऊपर का जो आईपीओ है वो सारा ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ऑफलोड कर रहे हैं शेयर मार्केट में, वो एग्जिट करना चाहते हैं लेंसकार्ट के शेयर से अपने आप को। तो यहां पे आपको ये भी देखना है कि आईपीओ का जो पैसा है ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एग्रेसिवली एक्सपेंशन पे खर्च होने वाला है। मेजर जो पार्ट है वो एग्जिट लिक्विडिटी है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये एक थोड़ा सा रेड फ्लैग लगता है हमें कभी भी जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं। और जैसा कि आपने देखा, एक वैल्यूएशन कंसर्न है, एंड एक कंसर्न ये भी है कि चाइना पे तो थोड़ी डिपेंडेंसी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ऑल्दो 70% मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज देता है इन्हें। बट यहाँ पे डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? जॉइंट वेंचर्स हैं चाइनीज कंपनीज के साथ। ये एक छोटा सा इश्यू है जो लेंसकार्ट में भी आगे फिगर आउट कर सकता है, बट क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन करनी है तो यहाँ पे चाइना पे आपको थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी रखना होगा अगर आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना चाहते हो, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में। तो ये बात हो गई लेंसकार्ट की, जहां पे स्टॉक बॉक्स कहता है कि आपको इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। इस टाइम पे ऑफर फॉर सेल बहुत बड़ा है, 5,500 करोड़ के आसपास का है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स शेयर बेचेंगे, उन्हें आप बेचने दो एंड वेट करो। अगर सही वैल्यूएशंस मिलते हैं, जैसा आपने जोमैटो में किया था, जोमैटो में स्टॉक बॉक्स ने अवॉइड कहा था 140-50 पे अगर आप देखोगे शेयर लिस्ट हुआ था, और हमने 50 रुपए पे फिर उससे रेकमेंड किया, तो कंपनी वॉज गुड एट 50 रुपीज। एंड वैसे ही ओला इलेक्ट्रिक अभी तक हमने रेकमेंड नहीं किया है, बट हमने सबको कहा आप अवॉइड करो, हम इसे 50 के आसपास लेंगे। किसी ने बिलीव नहीं किया था कि ये 50 के आसपास आएगा, हालांकि 50 पर आने पर भी अभी हमने उसमें इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस नहीं दी है। और एक पेटीएम को हमने अवॉइड कहा था, जो अभी भी आप देख सकते हो कि
70-80% वो वेल्थ इरोड कर चुका था जब वो लोएस्ट लेवल पे था। तो जितनी कंपनीज हैं जो बहुत बड़ा ओएफएस ला रही है, इनका एक पैटर्न है, इसमें से बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं, इनके शेयर्स 50, 60, 70% नीचे आ जाते हैं और वहां पर सही मौका मिलता है आपको एंट्री करने का। तो आईपीओ पे लिस्टिंग गेन्स के लिए क्या लगाना बहुत सेंसिबल है, बड़ा टफ लग रहा है लिस्टिंग गेन पे भी कुछ मिल पाना। आपको एलजी की तरह यहाँ 50-60% नहीं मिल सकता जैसा देख करके लग रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑल्टरनेटिव पैसा कमाने का है कि पैसे को अभी आप अकाउंट में रखो और वेट करो पेशेंटली। अगर इसी कंपनी में पैसा लगाना है तो इससे बेटर वैल्यूएशंस डेफिनेटली आपको फ्यूचर में मिलने चाहिए। तो ये वीडियो यहां पर खत्म होती है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसे और बढ़िया रिसर्च हम लेकर आए। नेक्स्ट वीडियो ग्रो के ऊपर होने वाला है क्योंकि ग्रो एक और यूनिकॉर्न, एक स्टार्टअप स्टोरी है जो बहुत ही बढ़िया मार्केट लीडर बन चुके हैं स्टॉक ब्रोकिंग में। उनको हम एनालाइज करेंगे और आईपीओ से पहले आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए ग्रो के आईपीओ के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।